चलें, ये गल्लें बातें हो गई, अब हाइब्रिड में आगे चलते हैं। चैप्टर 5 निकाल लें। पेज नंबर 59। कल हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई पैसे पूसे दे दें, भाई मोबाइल छोड़ दो, अगर आप कोई पैसे पूसे दे दें या एसेट्स दे दें तो डेट इज़ कॉल्ड एज डिविडेंड। अगर आप कोई डिबेंचर वगैरह बांट दें, डेट इज़ कॉल्ड एज डिविडेंड। फिर हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही हो या कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर रही हो, तो मोबाइल वाले भाई अगर कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर रही हो या लिक्विडेट हो रही हो तो जो प्रॉफिट बांटे डेट इज़ ऑल्सो अ डिविडेंड। फिर हमने बड़ी अजीब बात पढ़ी थी, प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे या कोई एडवांस दे दे या कोई भी पैसे उसके फ़ायदे के लिए दे दे तो ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड इनकम है। और फिर आखिर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी बाहर की कंपनी की कोई ब्रांच है पाकिस्तान में तो वो ब्रांच अगर बाहर के मुल्क में पैसे रेमिट करे तो वो रेमिटेंस भी डिविडेंड इनकम है। तो ये कुछ हल्की फुल्की हमने बातें हल्की फुल्की तरीके से पढ़ी थी। अब दो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि पेट्रोलियम कंपनी अगर जो है वो बाहर के मुल्क में पैसे भेजे तो वो डिविडेंड नहीं है। और दूसरा हमने ये पढ़ा था हाइब्रिड में चौथी रो में बातें करते हुए कि दूसरा बातें कर लें आप लोग चौथी रो में, फिर मैं चलता हूँ आगे। चले, हो गई, आप इधर देखें। दूसरा हमने ये पढ़ा था पॉइंट 2 में कि फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी डिविडेंड। अब फिर बातें हो रही, फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। अगर प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो बैंकिंग टाइप है, यानी वो प्राइवेट कंपनी बैंक टाइप है, तो फिर वो अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो खैर है, क्योंकि जब सबको लोन दे रही है तो अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे दे तो कोई मसला नहीं। ये हमने एक रिलैक्सेशन या एक्सेप्शन पढ़ी थी डिविडेंड में। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। आगे चलें। दो 2016 के साल में एक प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया और लोन था 10 मिलियन। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो ये शेयर होल्डर के हैंड्स में डिविडेंड इनकम बन जाएगी। अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो शेयर होल्डर के हाथों में ये डिविडेंड इनकम बन जाएगी। कल हमने ये पढ़ा था। और अगर कंपनी अगले साल उसके लिए डिविडेंड का ऐलान कर दे 12 मिलियन, कंपनी अगले साल उसके लिए डिविडेंड का ऐलान कर दे 12 मिलियन कि मैं तुम्हें 12 मिलियन डिविडेंड देने लगी हूं फॉर सेम शेयर होल्डर,
लेकिन जब ये 12 मिलियन लेने जाए तो कंपनी कहे तुमने 10 मिलियन का लोन लिया हुआ था, पहले वो वापस करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा 12 मिलियन का डिविडेंड दूंगी। तो ये बंदा वहां पे कहे नहीं भाई ऐसा ना करो, कंपनी कहेगी चलो सुनो, फिर तुमने 10 मिलियन का मुझे लोन वापस करना था, मैंने तुम्हें 12 मिलियन का डिविडेंड देना है, दोनों को आपस में नेट ऑफ करो। कंपनी हाउएवर पेड ओनली ₹2 मिलियन, कंपनी ने उसको सिर्फ 2 मिलियन दिए। अब वो बेचारे के 10 मिलियन ऑलरेडी डिविडेंड में जा चुके थे, जो 2 मिलियन इसको मिले ये इसका डिविडेंड होगा। नाउ जो ₹10 है वो जो सेट ऑफ हुआ है इज नॉट डिविडेंड बिकॉज इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन, पुराने लोन से सेट ऑफ हो गया है, नोट कर लें। फिर मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं इस बात को। ये कौन सा पॉइंट है एक्सेप्शंस में? 1 2 3 4 में 3 पॉइंट है, ये एक्सेप्शंस में 3rd पॉइंट है। ओके प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया 10 मिलियन, शेयर होल्डर के हाथों में ये 10 मिलियन डिविडेंड इनकम है। कल कलां को अगले साल कंपनी ने ऐलान किया कि हम 12 मिलियन का डिविडेंड बांटने लगे हैं, उसी शेयर होल्डर को बुलाया, लेकिन कंपनी बेचारी ने उससे कहा यार ये 12 मिलियन का ले लो, मेरे से 10 मिलियन वापस कर दो। उसने कहा मैं 10 मिलियन वापस नहीं करता। कंपनी ने कहा तेरे से अभी वापस लेते हैं हम। कंपनी ने उसको 12 की बजाय डिविडेंड कितना दे दिया सिर्फ, अब ये 2 मिलियन इसकी डिविडेंड इनकम है। 10 इज नॉट डिविडेंड नाउ बिकॉज इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन। तो इस 10 के बारे में वो बताने लगे इट इज नॉट डिविडेंड, डिविडेंड की एक्सेप्शंस में। इसको साइड पे
इस 10 के बारे में वो बताने लगा इट इज नॉट डिविडेंड। एनी डिविडेंड पेड 10 का बाय कंपनी विच इज अगेंस्ट लोन प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये सेट ऑफ हो गया है। अमाउंट से मुराद लोन, पेड से मुराद प्रोवाइडेड, इट से मुराद कंपनी। एनी 10 पेड बाय कंपनी, पे तो नहीं किया असल में कंपनी ने, पे तो उसने बस वैसे ही लिखा हुआ है, पे करना था लेकिन पे नहीं किया। एनी 10 पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ against the loan previously provided by company and assumed as dividend। प्रीवियसली कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ था, अब इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये डिविडेंड है। सॉरी, प्रीवियसली ये डिविडेंड एज्यूम किया हुआ था, अब हमने कह दिया कि ये डिविडेंड नहीं है। तो जितना सेट ऑफ हो जाएगा डिविडेंड लोन के अगेंस्ट, वो डिविडेंड नहीं होगा। अच्छा जी, कई दफा कंपनी अपना कारोबार बंद करती है तो कंपनी एक आरजी लिक्विडेशन करती है। कई दफा कंपनी अपना कारोबार बंद करती है तो कंपनी एक आरजी लिक्विडेशन करती है। आरजी लिक्विडेशन के वक्त 130 मिलियन रुपया था, उसमें 100 मिलियन कैपिटल था और 30 मिलियन प्रॉफिट्स बांटे कंपनी ने। असूली तौर पे 30 मिलियन इज डिविडेंड, क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है। 100 मिलियन इनका कैपिटल वापस हो गया शेयर होल्डर्स का और 30 मिलियन डिविडेंड वापस हो गया। लेकिन ये 30 डिविडेंड नहीं है अगर शेयर होल्डर एग्री कर ले नॉट टू टेक शेयर इन सरप्लस एसेट्स ऑन हतमी लिक्विडेशन। पहले पूरी बात सुनिएगा, समझिएगा, फिर नोट कीजिएगा। असल में हुआ ये कि शेयर होल्डर्स ने कंपनी पे जोर डाला, खुदा के लिए कंपनी लिक्विडेट करो, खुदा के लिए कंपनी लिक्विडेट करो, खुदा के लिए कंपनी लिक्विडेट करो। कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, अभी फलां डायरेक्टर ने भी पैसे देने हैं, फलां ने भी पैसे देने हैं, फलां ने भी पैसे देने हैं, हम नहीं कंपनी लिक्विडेट करें। सॉरी, शेयर होल्डर्स ने कहा यार आरजी लिक्विडेशन कर दो, हमें फ्री करो प्लीज प्लीज। तुम लोगों ने फाइनल लिक्विडेशन नहीं करनी, आरजी लिक्विडेशन करो, हमारी जान छोड़ो, हम घर जा रहे हैं यार, बस खत्म। इन्होंने कहा भाई और पैसे आने हैं, इन्होंने कहा और पैसे बाढ़ में जाएं, हमें नहीं चाहिए। जितना पैसा आज पड़े ना 130 मिलियन, वो हमें दे दो। इसमें 30 मिलियन का डिविडेंड बनता है, लेकिन ये 30 मिलियन इनका डिविडेंड नहीं होगा अगर शेयर होल्डर एक वादा करें। वो कहेंगे जब वो बंदे आएंगे ना बैड डेट वापस रिकवरी लेके, उस वक्त हमारा कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होगा और हम वो पैसा तुम्हें माफ करते हैं डायरेक्टर्स, वो पैसा तुम्हारे नसीब का, तुम अपने पास रखना। अगर इतना बड़ा बोल्ड स्टेप शेयर होल्डर्स लें और कहें यार हम फ्यूचर का वेट नहीं कर सकते, जो औने पौने दामों में आज हमें चीजें देनी है दे दो यार, हमारी जान छोड़ो यार, बहुत तंग किया हुआ तुम लोगों ने हमें, तो ऐसी सूरत में इट इज नॉट डिविडेंड, रिलैक्स हो जाए। हालांकि ये डिविडेंड है, लेकिन लॉ मेकर कह रहा है इट इज नॉट डिविडेंड इफ शेयर होल्डर एग्री नॉट टू टेक शेयर इन सरप्लस एसेट्स ऑन हतमी लिक्विडेशन। आपको पता है हतमी लिक्विडेशन तब होगी जब फाइनली लोग पैसा लेके आएंगे। हतमी लिक्विडेशन उस वक्त होगी जब वो डेटर वगैरह भागे में वो पैसे लेके आएंगे। तो अगर आरजी लिक्विडेशन के वक्त आपको कोई पैसे मिले, अल्लाह का शुक्र है, हालांकि वो डिविडेंड है, लेकिन फिर भी डिविडेंड पे टैक्स आपको नहीं देना, नोट करें। हाँ हो सकते हैं, नहीं हो रहे। हाँ
a distribution on RZ liquidation, a distribution on RZ liquidation or reduction of capital, reduction of capital को ब्रैकेट में ले लें, a distribution on RZ liquidation where shareholder has no right in surplus assets on हतमी liquidation, जहां शेयर होल्डर्स ये वादा करें कि जब हतमी लिक्विडेशन होगी तो हम दोबारा आके पंगे नहीं लेंगे. आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आरजी लिक्विडेशन, ऊपर से मिला के पढ़ें, फॉलोइंग विल नॉट बी डिविडेंड. आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आरजी लिक्विडेशन वेयर द शेयर होल्डर हैज नो राइट इन सरप्लस एसेट्स ऑन फाइनल लिक्विडेशन, हतमी लिक्विडेशन. जब शेयर होल्डर ये वादा करें कि जब हतमी लिक्विडेशन होगी तो उस वक्त हम कोई पैसा लेने को क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हम अपना सारा हक छोड़ते हैं. फिर आज जो इनको डिविडेंड मिल रहा होगा वो डिविडेंड होने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं होगा. ऐसा रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पे भी होता है जब कैपिटल रिड्यूस हो रहा हो. और शेयर्स आपको पता है आमतौर पे जब कंपनी लॉन्च होती है तो शेयर्स कैश के अगेंस्ट इशू होते हैं. यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैश ही आता है ना शेयर होल्डर्स के से, और क्या चीज़ आती है. तो ये ऐसी ब्रैकेट में उसने लिखा है फॉर शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश. कुछ भी नहीं, हाँ बस जो मर्जी कर लो, डिविडेंड नहीं है बहरहाल. अच्छा, कल एक लफ्ज़ आ रहा था बार बार, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. उसका मतलब अब आप समझें, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का क्या मतलब है. एक कंपनी है, उसके शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 मिलियन पड़ा है और प्रॉफिट्स अकाउंट में 30 मिलियन पड़ा है. इस कंपनी ने सोचा कि मैं एक 2 नंबरी करती हूं, मैं प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देती हूं, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज, प्रॉफिट अकाउंट से शिफ्ट करके कैपिटल अकाउंट में डाल देती हूं. इसे कहते हैं प्रॉफिट्स आर जबरदस्ती कैपिटलाइज्ड. प्रॉफिट्स को कहां शिफ्ट कर दिया, कैपिटल में. इसकी जनरल एंट्री बनेगी, इस अकाउंट से चीज निकल जाएगी और अकमुलेटेड प्रॉफिट से इस अकाउंट में आ जाएगी. इस अकाउंट में बचा 22 मिलियन, इस अकाउंट में बचा 108 मिलियन. अब ये कंपनी अगर डिविडेंड बांटती है तो ये कहेगी मेरा डिविडेंड है 22, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा डिविडेंड 22 नहीं है. ये कहती है मेरे पास तो पड़ा ही 22 हुआ है प्रॉफिट्स. और भाईजान इस तरह की बातें ना करो, खुदा का खौफ करो. इस 108 में 100 कैपिटल है, इसमें 8 कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हैं और 22 अनकैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हैं. इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो 30 का डिविडेंड है. 30 इज डिविडेंड वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. 30 इज डिविडेंड वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. तो ये लफ्ज कल बार बार लिखा हुआ था, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट.
ओके, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का ये मतलब था जो बार बार आ रहा था। अब आ जाए आप पेज नंबर 61 पे। अच्छा, ये ना एक्सेप्शंस किसी के किसी पॉइंट की हैं डिविडेंड में, पेज 59 पर। ये एक्सेप्शन है जैसे पॉइंट 1 वाली, ये है COD की, ये है E की एक्सेप्शन, और ये है F की एक्सेप्शन। तो ये हर एक्सेप्शन पीछे किसी ना किसी पॉइंट से रिलेट कर रही है, तो इसको जरा नोट कर लें। रॉयल्टी, अच्छा भाई, रॉयल्टी होती है किसी चीज के इस्तेमाल का किराया देना। आपने अपने चैनल पर किसी और के चैनल की साउंड चला दी, आपने अपने चैनल पर किसी और के चैनल के विजुअल इमेजेस चला दिए, उसका आप किराया देंगे। आपने किसी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया बोतलें बनाने वाला, आपने किसी का कॉपीराइट इस्तेमाल कर लिया, आपने किसी का टेक्निकल नॉलेज इस्तेमाल कर लिया, टेक्निकल नोहो इस्तेमाल कर ली, तो आप किसी बंदे की कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर लें तो डैट इज़ कॉल्ड एज कि आपने अगले का नॉलेज, स्किल या कॉपीराइट इस्तेमाल किया है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या कहा जाएगा कि यू आर पेइंग रॉयल्टी, आप उस काम की रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड और पेएबल, चाहे पे कर दी है चाहे पे करनी है। हाउ एवर डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड, जो मर्जी इसका नाम रख दें। हाउ एवर डिस्क्राइब्ड, जो मर्जी इसका नाम रख दें। हाउ एवर कंप्यूटेड, जैसे मर्जी निकालें। वेदर पीरियोडिकल, चाहे थोड़ी थोड़ी करके मिले, और लमसम या इकट्ठी मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असल में मेन बात पढ़ें, अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ फॉर्मूला। बोलें जरा, अगले का फॉर्मूला आप यूज करें, उसके पैसे दे रहे हैं। अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ फॉर्मूला, इसको हाईलाइट कर लें। अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ फॉर्मूला। आगे चलें, अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ साइंटिफिक वर्क। आपने किसी का साइंटिफिक वर्क इस्तेमाल कर लिया, उसका आपने किराया दिया। ऊपर से मिला के पढ़ें, अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ, अमाउंट पेड फॉर रिसीट ऑफ साउंड। आपने किसी और रेडियो चैनल की साउंड अपने रेडियो पर चला दी, अमाउंट पेड फॉर रिसीट ऑफ साउंड। साउंड रिसीव की, उसकी अमाउंट पे की। ऊपर से मिला के पढ़ें, अमाउंट पेड फॉर रिसीट ऑफ साउंड। अमाउंट पेड फॉर सप्लाई ऑफ साइंटिफिक स्किल।
सप्लाई ऑफ साइंटिफिक स्किल टू अस, हमें साइंटिफिक स्किल किसी ने सप्लाई की। ऊपर से मिला के पढ़ें, अमाउंट पेड फॉर सप्लाई ऑफ टेक्निकल स्किल, साइंटिफिक स्किल। अच्छा, मैंने पैसे दिए, किसी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मैंने पैसे दिए, किसी का साइंटिफिक वर्क इस्तेमाल किया, मैंने पैसे दिए, किसी का साउंड इस रिसीव की, मैंने पैसे दिए, किसी ने मुझे सप्लाई किया था साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक स्किल। अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मैंने किसी से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट किराए पे मांग लिया। अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, अमाउंट पेड फॉर सप्लाई ऑफ एनी मदद, सप्लाई ऑफ एनी मदद टू अस, हमें मिली। सप्लाई ऑफ एनी मदद, हमें किसी ने मदद कर दी, उसके मैंने पैसे दिए। अमाउंट पेड फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू अस, हमें किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी, टू अस। क्या एंशिलरी और सब्सिडरी तो बड़े दूर की बात है, अभी तो मैंने पिछला भी सारा नहीं पढ़ाया, अभी तो मैंने ये सारा भी पढ़ाना है। तो इसको जरा याद कर लें यहां तक। मैंने पैसे दिए, किसी का क्या इस्तेमाल किया, मैंने पैसे दिए, किसी का क्या इस्तेमाल किया, साइंटिफिक वर्क। मैंने पैसे दिए, इस्तेमाल नहीं किया, रिसीव किया, किसी का क्या रिसीव की, साउंड्स। मैंने पैसे दिए क्योंकि किसी ने मुझे साइंटिफिक स्किल सप्लाई की थी। मैंने पैसे दिए क्योंकि किसी ने मुझे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज करने की इजाजत दी थी। मैंने पैसे दिए क्योंकि किसी ने मेरी मदद की थी, अमाउंट पेड लिखा हुआ ऊपर। मैंने पैसे दिए क्योंकि मुझे किसी ने अपनी चीज बेची थी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आप राइट आप यूज करें, राइट टू यूज भी हो सकता है, राइट टू यूज भी हो सकता है, राइट टू रिसीव भी हो सकता है। मतलब ये है कि यूज कर रहे हैं या अगले ने इस्तेमाल का हक दे दिया हुआ है, यूज करेंगे फ्यूचर में, बस राइट टू यूज इसलिए बार बार लिखा हुआ है। किसी का नाम इस्तेमाल कर लें, पेटेंट, किसी का इन्वेंशन इस्तेमाल कर लें, किसी का डिज़ाइन या मॉडल बना हुआ इस्तेमाल कर लें, किसी का सीक्रेट फार्मूला इस्तेमाल कर लें, किसी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर लें, या और कोई भी इस जैसी मिलती जुलती प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें किसी की, तो आप जो उसको पैसे दे रहे होंगे ये आप रॉयल्टी पे कर रहे होंगे उसको, उसके लिए ये रॉयल्टी इनकम होगी। मैंने पैसे दिए क्योंकि मैंने इस्तेमाल की किसी का कॉपीराइट, कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कॉपीराइट ऑफ अ आर्टिस्टिक वर्क और कॉपीराइट ऑफ अ साइंटिफिक वर्क। मैंने किसी के लिटरेरी वर्क, लिखे हुए काम का कॉपीराइट इस्तेमाल किया, मैंने किसी का आर्टिस्टिक काम इस्तेमाल किया, या मैंने किसी का साइंटिफिक वर्क इस्तेमाल किया। इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियो टेप्स, जिनको टीवी या टेप, जिनको टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाने, या टेप्स इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। फिल्म और वीडियो टेप टीवी पे यूज होगी और दूसरी टेप्स रेडियो पे यूज होंगी, नॉर्मल टेप्स रेडियो पे यूज होंगी, यानी साउंड्स वगैरह और इस तरह की चीजें। तो फिल्म या वीडियो टेप्स टीवी पे यूज होंगी और नॉर्मली टेप्स रेडियो पे यूज होंगी। लेकिन अगर अगला बंदा आपको बेच दे, सेल कर दे सिनेमा फिल्म, तो फिर ये रॉयल्टी में फॉल नहीं करती। सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म, तो फिर ये रॉयल्टी में फॉल नहीं करती।
उर्दू में लिखें इसका मतलब, अगर फिल्म मैं चलाऊं तो रॉयल्टी दूंगा, लेकिन अगर, जरा लंबी बात है, अगर फिल्म मैं चलाऊं तो रॉयल्टी दूंगा, लेकिन अगर अगला बंदा फिल्म सेल ही कर दे, लेकिन अगर अगला बंदा फिल्म सेल ही कर दे, तो ये रॉयल्टी नहीं है। Okay, next. But shall not include consideration for sale of cinema films. मैंने किसी से विजुअल इमेजेस रिसीव किए, उसको पेमेंट की, मैंने किसी से साउंड रिसीव की, उसे पेमेंट की, या मैंने किसी से दोनों चीज़ें रिसीव की, पेमेंट की, जो उसने मुझे भेजी है सैटेलाइट के ज़रिए, केबल के ज़रिए, ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए, या और कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, ताकि मैं उससे टेलीकास्ट करूं टेलीविज़न पे, रेडियो पे या इंटरनेट पे। किसी ने मुझे अपना टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस या स्किल दिया। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एक्सपीरियंस और टेक्निकल स्किल, इंडस्ट्रियल नॉलेज, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल स्किल, कमर्शियल नॉलेज, कमर्शियल एक्सपीरियंस, कमर्शियल स्किल, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक एक्सपीरियंस और साइंटिफिक स्किल। असल में कहने का मतलब ये है कि ये तीनों बातें इन तीनों के साथ, चारों के साथ जाके मिल रही हैं। मैंने इस्तेमाल किया किसी का इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कमर्शियल इक्विपमेंट या साइंटिफिक इक्विपमेंट। उधर मैं साउंड इस्तेमाल, शुरू में मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा था, फिर मैं साइंटिफिक वर्क इस्तेमाल कर रहा था किसी का, फिर मैं साउंड इस्तेमाल कर रहा था, फिर मैं किसी का टेक्निकल नॉलेज इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं किसी की इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा हूं बस। अच्छा, ये जो अगला पॉइंट है ना, एफ और जी, ये पॉइंट आपका सारा का सारा जाके मिल रहा है पीछे ए और ई से, ए से लेके ई तक से मिल रहा है सारा पॉइंट जाके। कैसे मिल रहा है ये जरा समझ रहे हैं। क्या ये फॉर्मूला, डिजाइन, कॉपीराइट, विजुअल, साउंड, इमेजेस चलाना मेरे लिए कोई आसान काम है, या थोड़ी बहुती कोई मदद भी चाहिए होगी मुझे? अगर मैंने किसी से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट लिया हुआ है यूज के लिए, तो हो सकता है मुझे उसको चलाने के लिए कोई मदद भी चाहिए हो। तो इन सारी चीजों के बदले उसने मुझे मदद भी दी। मैंने कहा साउंड भेजो, उसने कहा साउंड तो ₹1,00,000 की है। मैंने कहा चलानी कैसे है? कहते हैं 5,000 उसके लूंगा। 1,05,000 पूरा का पूरा रॉयल्टी होगा। द सप्लाई ऑफ एनी मदद टू अस, डेट इज एंशिलरी। एंशिलरी का मतलब है वो मदद जरूरी थी, उसकी मदद के बगैर गुजारा नहीं होना था हमारा।
डेट इज एंशिलरी, वो मदद जरूरी थी। एंड सब्सिडरी, और मेन चीज नहीं थी, सेकेंडरी थी। सब्सिडरी का मतलब वो मदद सेकेंडरी थी, मेन चीज नहीं थी। सब्सिडरी का मतलब सेकेंडरी। मेन चीज तो वो विजुअल इमेजेस थे ना, मेन चीज तो वो साउंड्स थी ना, मेन चीज तो वो फॉर्मूला था। सप्लाई ऑफ एनी मदद टू अस डेट इज जरूरी एंड सेकेंडरी टू एनी प्रॉपर्टी आर राइट एज मेंशन्ड इन 8 थ्रू ई, एंड इट इज फर्निश्ड, और ये मदद क्यों ली है हमने? एज अ मीन्स फॉर इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मैं एंजॉय करूं, फॉर्मूले को एंजॉय करूं, मैं साइंटिफिक वर्क को एंजॉय करूं, मैं साउंड्स को एंजॉय करूं, मैं साइंटिफिक स्किल को एंजॉय करूं, मैं इक्विपमेंट को एंजॉय करूं। इन चीजों को एंजॉय करने के लिए मैंने उससे मदद मांगी है, वरना मेरा मदद लेना कोई मकसूद नहीं था। पॉइंट डी, पॉइंट जी आखिर में लिखे उर्दू में पॉइंट जी के साथ। जितना अरसा फॉर्मूला यूज किया तो हम रॉयल्टी पे करेंगे, और अगर उसने फॉर्मूला बेच दिया, जितना अरसा फॉर्मूला यूज किया तो हम रॉयल्टी पे करेंगे, जितना अरसा फॉर्मूला यूज किया तो हम रॉयल्टी पे करेंगे। फिर बाद में उसने फॉर्मूला बेच ही दिया, फिर बाद में उसने फॉर्मूला बेच ही दिया, तो अब भी हम रॉयल्टी पे करके खरीदेंगे। फिर बाद में उसने फॉर्मूला बेच ही दिया, तो अब भी हम रॉयल्टी पे करके खरीदेंगे। अच्छा, ये जो सारी चीजें ऊपर जिक्र की है ना, ए से लेके ई तक, अगर इनको इस्तेमाल करते करते आपका इनके साथ दिल लग जाए तो आप अगले बंदे को कह दें ये चीज हमेशा के लिए मुझे बेच दो। अब आप उसको फिर किराया नहीं देंगे हर साल, एक ही दफा आप करोड़ 2 करोड़ रुपया देके वो चीज अपने नाम लगवा लेंगे, तो डैट बेचना इज ऑल्सो अ रॉयल्टी। द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू अस रेफर्ड इन सब क्लॉज ए थ्रू ई, एक्सेप्ट एक चीज की डिस्पोजल, वो जो सिनेमा फिल्म्स हैं उनकी डिस्पोजल नहीं, वो ऊपर हमने निकाल दिया डेफिनेशन से। सिनेमा फिल्म्स का बेचना रॉयल्टी में नहीं आएगा, बाकी सारी चीजों का बेचना रॉयल्टी में आएगा। तो ऊपर वाली चीजें अगर आप इस्तेमाल करते करते आपका उनके साथ दिल लग जाए और आप अगले बंदे को कहें कि यार आप मुझे ये चीजें बेच ही दो, तो इनका बेचना भी रॉयल्टी के डेफिनेशन में फॉल करेगा। जी क्या? बट वो सर्विसेज उससे रिलेटेड होनी चाहिए ना, ऊपर वाली चीज़ों से, ये शर्त है, नॉर्मल सर्विसेज नहीं। हाँ, ये वन ऑफ टाइप चीज़ है, यानी उसका बिजनेस ये नहीं है। हाँ, फिर वो बिजनेस कर लें, फिर वो बिजनेस इनकम में डाल दो। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अच्छा, ये ना 6-7 लाइनें हम पढ़ के फिर वो न्यूमेरिकल की तरफ मूव करना है, जो कल वाला न्यूमेरिकल था। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, इंक्लूड मिसालें दे रहा हूं बट नॉट लिमिटेड टू, लेकिन सिर्फ यही मिसालें नहीं और भी हो सकती हैं। इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, इनबाउंड कॉल सेंटर्स मेरे ख्याल से वो होंगे जहां कॉलें आती होंगी, और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स वो होंगे जहां से कॉलें जाती होंगी। ये जो कंप्लेंट सेंटर्स बने होते हैं ना, आप फोन करके कंप्लेंट करते हैं, ये इनबाउंड कॉल सेंटर्स होते हैं जहां पे आप कॉल करते हैं। और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स ये होंगे कि
कॉल सेंटर से आपको कॉल आ रही है कि यार हमने अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च की है इसलिए हम इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह हो सकता है कुछ इनबाउंड की मिसालें, इनबाउंड आउटबाउंड। बहरहाल ये लफ्ज़ याद करने हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, डेटा स्टोरेज सर्विसेज, लोकली प्रोड्यूस्ड टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग। ये कोई 10-12 नाम है। इनको कौन सी सर्विसेज कहा जाता है? आईटी से लिंक्ड सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। IRIS एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम का नाम है कि एब्रीवेशन किसका बनता है वो छोड़े, IRIS बस इसे कहते हैं। IRIS मीन्स अ वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस। टैक्स का नाम अजीब सा है, इनलैंड रेवेन्यू, पाकिस्तान की सरजमीन का रेवेन्यू, ये टैक्स का नाम है। टैक्स का मुश्किल सा नाम है इनलैंड रेवेन्यू टैक्स, जिसे हम टैक्स कहते हैं ना, टैक्स, उसका मुश्किल सा नाम है इनलैंड रेवेन्यू टैक्स। एंड लॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय बोर्ड, और भी कोई लॉज होते हैं से इनकम टैक्स के अलावा। तो जो भी एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम है वो IRIS होगा। बोनस शेयर्स की डेफिनेशन हमने एक जगह पढ़ी थी शायद। बोनस शेयर्स में ये भी शामिल है कि कोई यूनिट ट्रस्ट अपने यूनिट्स नए दे दे। बोनस शेयर में मैंने लिखवाया था आपको, बोनस शेयर तो शामिल हैं ही, लेकिन ये भी शामिल है कि कोई यूनिट ट्रस्ट अपने नए यूनिट्स दे दे मुफ्त में। यूनिट ट्रस्ट वही था जो चंद बंदों ने चंद लोगों पे एतमाद किया था। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके पॉइंट्स BA तक हमने पढ़ना है, फिर हम कल वाले न्यूमेरिकल की तरफ आने लगे हैं। बस फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस। कॉलेज वालों के लिए ये जो जगह है ना, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है कि कॉलेज वाले पक्के इधर एस्टेब्लिश हो गए और अपना कारोबार कर रहे हैं। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू पर्सन मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द पर्सन इज होली और पार्टली कैरिड ऑन। एंड इंक्लूड्स, नीचे आए, माइन, ऑयल और गैस वेल, कोई आप माइनिंग कर रहे हैं किसी जगह पे, कुआं, तेल का कुआं है, क्यूरी भी इसी तरह की चीज़ होती है, और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चरल पेस्टरल प्रॉपर्टी जंगलात वाली होती हैं, और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी, ज़री ज़मीनें, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, जंगलात वाली प्रॉपर्टीज़ अगर आपके पास हैं तो पता चल रहा है आप पाकिस्तान में पक्के एस्टेब्लिश हो गए। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री आपकी पाकिस्तान में, प्रेमिसेस है फॉर सॉलिसिटिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लेने के लिए कोई जगह है, वेयर हाउसेज हैं आपके, परमानेंट सेल्स एग्जीबिशन है जैसे चाइना सेल मेला है, सेल्स आउटलेट्स हैं आपके, एक्सक्लूडिंग अ लाइजन ऑफिस। लाइजन ऑफिस इज नॉट PE. However, if the liaison office engages in the negotiation of sale contract except purchase contract, then it is a PE. Now what does it all mean? लाइजन ऑफिस, सबर लाइजन ऑफिस 3 किस्म के होते हैं। सिंपल लाइजन ऑफिस नॉट अ PE, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो PE, अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नॉट अ PE। नो व्हाट इज लाइजन ऑफिस? आप एक दुकान पे गए, कोऑर्डिनेशन ऑफिस समझ लें, आप एक दुकान पे गए, आपने जाके कहा यार ये सिक्योरिटी कैमरास, उसने कहा भाईजान मैं लाहौर में इचरे में बैठा हूँ, मुझे पता है इस बात का, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास यहाँ हम बेचते नहीं हैं, ये हमारी जर्मनी की कंपनी है, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, वेबसाइट पे जाएं और ख़ुद जाके ऑनलाइन ऑर्डर करें आप। मेरा तो एक लाइजन ऑफिस है, कोऑर्डिनेशन करवा देता हूँ मैं आपकी। आप कहते हैं ज़्यादा तो उधर के बंदे का आपको नंबर दे देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके ऑर्डर की डिटेल्स, दो आपको कैमरे चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए, कौन से लेंस के चाहिए, सॉरी ये मेरा काम नहीं है, मैं आपका कोऑर्डिनेशन करा देता हूँ, सिर्फ राब्ता करा देता हूँ। अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई ऐसा लाइजन ऑफिस पाकिस्तान में खोला हुआ है तो पाकिस्तान का लॉ कह रहा है ये पक्का एस्टेब्लिश नहीं हुआ पाकिस्तान में, इट इज नॉट अ PE। लेकिन अगर वो आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट करवाने लग जाए, आप महीने बाद जाएं, महीने बाद जाके उसकी शक्ल ही बदल चुकी हो उस दफ्तर की, आप कहें यार वो मुझे एक और कैमरा चाहिए, वो कहे अब मैं आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कराता हूं, आप बैठें, आप अपना नाम बताएं, आपने अपना नाम बताया, उसने सिस्टम में डाला, अपना पता बताएं, कितने कैमरास चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए, ये सारा एग्री करा के उसने एक सफ़ा निकाला, उसने कहा आप साइन करें इस पर, अपने भी साइन किया, आपके भी साइन किया, उसने कहा आपकी सेल डीड फाइनल हो गई है, 5 दिन बाद मेरे पास ही आके कैमरा ले जाइएगा, जाए मजे करें।
मैं आपका काम रिलैक्स करता हूं, वो सारा काम जो अब आप खुद करते थे मैं कर दूंगा आपको। अब लाइजन ऑफिस पाकिस्तान में बैठ के सेलें करवा रहा है, यानी पाकिस्तान में सेल कर रहा है चीजें, तो ये सेल कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कराने में हेल्प कर रहे हैं। अब लॉ मेकर कहता है मुझे लगता है लाइजन ऑफिस एक पक्की एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर नेपाल की कोई कंपनी थी, उसने पाकिस्तान में एक लाइजन ऑफिस खोला हुआ था, उसका मकसद पाकिस्तान में कुछ बेचना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से मैंगो खरीद के नेपाल में जो वो जूस बना रहे थे, वो जूस बनाने में उन मैंगोस का इस्तेमाल करना मकसूद था और कोई नहीं था। यानी पाकिस्तान से वो चीजें परचेज कर रहे हैं, सेल कोई नहीं कर रहे चीज पाकिस्तान को। अगर लाइजन ऑफिस सिर्फ परचेज करने में हेल्प करे चीजों की, तो हमारा लॉ कहता है कोई पक्का एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये कौन सा सेल कर रहा है चीजें। तो ये 3 किस्म के लाइजन ऑफिस हैं, ये लिख लें। एक सिंपल लाइजन ऑफिस है जिसे कोऑर्डिनेशन ऑफिस भी कहा जा सकता है, वो तो पीई नहीं है। नोट करें, नोट। ओके, पढ़ें जी। लिखा हुआ है जी, एक्सेप्ट अ लाइजन ऑफिस। लाइजन ऑफिस पी नहीं है, वो ये वाला येलो वाला। However, if the liaison office engages in the negotiation of sale contract लिखे, लेकिन अगर ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करवाए अदर देन परचेज, परचेज वाले नहीं, कौन से वाले, देन इट इज अ, अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट करवा दे तो पीई है, और अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट करवाए तो डेट इज नॉट अ पीई। क्वेश्चन नंबर 8 जरा 7 करें, पेज 63 पे। क्वेश्चन नंबर 7, तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the manufacturing of pharmaceutical products। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लोन दे दिया है मेजर शेयर होल्डर को। मुझे बताएं, अगर प्राइवेट कंपनी अपने मेजर शेयर होल्डर को लोन दे दे या माइनर शेयर होल्डर को लोन दे दे, तो क्या ये डिविडेंड इनकम की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा? तो हमने डिविडेंड की डेफिनेशन में पढ़ा है, अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या दे दे, द पेमेंट बाय प्राइवेट कंपनी बाय वे ऑफ लोन टू शेयर होल्डर शैल बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड इनकम।
व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ अबव ट्रांजैक्शन ऑन शेयर होल्डर? फॉर शेयर होल्डर दिस इज डिविडेंड इनकम, और वो इंग्लिश के ऊपर लिख के आएंगे जो मैंने बोली है। कंपनी के लिए क्या इंप्लीकेशन है, लिखें कंपनी विल डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड। कंपनी के लिए इंप्लीकेशन खुद लिख लें, कंपनी विल डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड पे टैक्स काटेगी। शेयर होल्डर के लिए तो इंप्लीकेशन आसान सी है ना, वो लॉ की लैंग्वेज लिखनी है। कंपनी विल डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, certain payments by a private company to its shareholders can be treated as dividend. Explain the above. There are 3 payments which are considered as dividend. Number 1, advance. Number 2, loan or any amount for the benefit of shareholder. Paid by private company to its shareholder will be a dividend, and the payment should be from accumulated profits. ये मैंने explain कर दिया। Also tell the exceptions to this rule. इस रूल की exceptions बताएं। अगर ये 2 और 3 लिख के आएंगे, अगर प्राइवेट कंपनी लेंडिंग बिजनेस में है तो फिर शेयर होल्डर को लोन दे सकती है, खैर है। और अगर प्राइवेट कंपनी ने लोन और डिविडेंड को आपस में सेट ऑफ कर लिया है तो भी वो डिविडेंड नहीं है। तो ये 2 और 3 इसकी एक्सेप्शंस है। तो एक्सप्लेन के जवाब में पॉइंट ये लिख के आएंगे और एक्सेप्शंस के जवाब में 2 और 3 लिख के आएंगे। चलें जी, हाइब्रिड में जागते रहना भाइयों सारे। कल वाला सवाल निकाल लें। अच्छा, मैंने दूसरी क्लास में ना ये स्क्रीन पे किया था, तो कल आपको याद होगा बेसिक सैलरी हमने डाली थी, मेडिकल अलाउंस डाला था, हाउस रेंट अलाउंस डाला था, कार प्रोवाइडेड थी, कार ट्रांसफर थी, और चलते 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 आपको याद होगा शायद ये फिगर आई थी 355,3358,000। तो डेट वाज माय इनकम फ्रॉम सैलरी। चलें जी, यहां से आगे मूव करें। अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2021। During the year, Noman received interest income of 510,000 on his investment in defense saving certificate. तो इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, इसको इंटरेस्ट इनकम भी कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट भी कहते हैं। The amount was net, ये अमाउंट अर्नी की, रिसीव की है। इस तक पहुंचते हुए 15% टैक्स कट चुका है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सर आसिफ अगर कहते हैं मेरी तनख्वाह ₹1,00,000 है महीने की और मुझे 10,000 टैक्स कट के 90,000 मिलती है, तो 90,000 को रिसीव कहा जाएगा और 1,00,000 को अर्न कहा जाएगा। इस बेचारे को रिसीव कितनी हुई है? द अमाउंट वॉज नेट ऑफ टैक्स एट 15%। इस तक पहुंचते हुए टैक्स कट चुके हैं 15%। इसका मतलब है अर्न भी 5-10 हुई है या अर्न ज्यादा हुई है? क्या आपको फील हो रहा है कि ये अमाउंट टैक्स कटने के बाद सिर्फ 85% रह गई है? क्या आपको फील हो रहा है कि ये अमाउंट टैक्स कटने के बाद सिर्फ 85% रह गई है? इस तक पहुंचते हुए कितना टैक्स कट चुका है? 15%। तो ये अमाउंट कितने पे आ गई है?
85 पे, लेकिन मुझे चाहिए 100 पे। चलें जी, वर्किंग 2। इंटरेस्ट इनकम, ये मेरी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब सवाल ये है कि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी या फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी। सवाल ये है कि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी या फाइनल टैक्स रिजीम में। उसके लिए मेरे भाई एक टेबल मैं आपको शो करता हूं, एक डायग्राम आपको क्लास में दिखाई थी। ये वाली तस्वीर अगर किसी ने खींचनी है बाद में खींचे। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बैंक, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। अगर इंटरेस्ट 50 लाख तक है तो ये फाइनल रिजीम, अगर इंटरेस्ट 50 लाख से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल रिजीम। हमारे सवाल में इंटरेस्ट सिर्फ 5,10,000 है, 50 लाख से बहुत कम है, तो इसलिए ये इंटरेस्ट फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। अब आप तस्वीर ले सकते हैं इसकी, ये आपको अदर सोर्स के चैप्टर में तस्वीर मैंने बनाने को कहा था। तो इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी है सिर्फ 50 लाख तक तो ये फाइनल टैक्स रिजीम में गिरेगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं गिरेगा। ये सेक्शन 7B मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको डायग्राम नोट करने को कही थी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम। इंटरेस्ट इनकम अर्न जो की है, जो रिसीव की है वो नहीं, जो कमाई है, कितना मिला, ये कितने परसेंट पे पड़ा है, हमें कितना चाहिए, जवाब 6 लाख। ज़कात उसने पे किया ज़कात ऑर्डिनेंस के मुताबिक 1980 का जो कानून है, ये 2 लाख रुपए पे हम माइनस कर देंगे न्यूमेरिकल के फेस पर। ऑन 1 अक्टूबर 20, हमारा साल ख़त्म होने से 9 महीने पहले, हमारा साल ख़त्म होने से 9 महीने पहले नोमान को मिला है एडवांस कराया 12 लाख रुपए फॉर 12 महीने। मेरे भाई हमारे साल में तो 12 महीने नहीं है, हमारे साल में तो 9 महीने हैं बस। हाँ, किराया इसको 12 महीने का मिल गया फॉर रेंटिंग ऑफिस प्रेमिसेस। इसमें 4 लाख रुपया पड़ा है अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जो अदर सोर्स में जाएगा। मुझे बताएं, हमें 12 महीने का किराया चाहिए या सिर्फ 9 महीने का? हमने किराए पे कब चढ़ाया है? हमारे साल के मिड में, 1 अक्टूबर 2020। एग्जैक्ट मिड नहीं होता इससे मुराद, तो हमारे साल के दरमियान में कहीं जाके इसने घर किराए पे चढ़ाया है, और साल का किराया 12 लाख है। साल के 12 लाख के किराए में साल का 4 लाख का किराया पड़ा हुआ है अदर सोर्स का, तो 8 लाख पड़ा होगा प्रॉपर्टी का। पहले हेडवाइज अलग करें, हेडवाइज अलग। वर्किंग 3, टोटल रेंट
12 लाख। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4 लाख और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बैलेंसिंग 8 लाख। इसको हेडवाइज अलग कर लें, करें। ओके, नेक्स्ट। अब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालता हूं। ग्रॉस रेंट 8 लाख मेरा किराया साल का है, मुझे सिर्फ कितने महीने का चाहिए? 9 महीने। 8 लाख ज़रब 9/12। पहले हेडवाइज अलग करें फिर मंथ वाइज, और आप प्रॉपर्टी के खर्चे माइनस कर दें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस करेंगे 70,000 की, या रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे? रिपेयर अलाउंस। जी कितना? 6 लाख ज़रब 1/5। इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा माइनस कर दें या थोड़ा बहुता? पूरा। एडमिन एंड रेंट कलेक्शन चार्जेस पूरे माइनस कर दें या लोअर ऑफ करके? लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। एडमिन एंड रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ एक्चुअल, मैं देख लेता हूं, और रहने दे, मैं देख लेता हूं। 30,000 या 4% ऑफ 6 लाख। जी जवाब 24,000। मुझे थोड़ा फीलिंग आ रही है कि वर्किंग्स आपस में मिक्स तो नहीं हो रही। वर्किंग्स अलग अलग होनी चाहिए ना, नजर आनी चाहिए अच्छी अच्छी। जी लोअर जवाब 646,000। कितना? 40, उसने जमा तो नहीं कर दिया? 40 नेक्स्ट। वर्किंग 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब ये फाइनल टैक्स रिजीम नहीं, ग्रॉस रिसीट
4 लाख अगर 12 महीने का किराया है तो बताओ 9 महीने का किराया कितना है? बताओ या मैं बताऊं? आज आप लोगों ने जाना है घर, सैटरडे का दिन है, 6 बजे तक आप हजरात ने आज जो पढ़ाया है वो पढ़ के फारग फुरग हो जाना है। फिर 6 बजे से लेके कल 6 बजे तक और परसों 6 बजे तक आपके पास 48 घंटे हैं। उस 48 घंटे में से मैं आपको 8 घंटे एक दिन दे रहा हूँ, 8 घंटे अगले दिन दे रहा हूँ। 6 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे पढ़ने और नमाज़ों के लिए, और जो है वो आपके खाने के लिए। तो अगर आप माइनस कर दें 48 में से 16 घंटे तो पीछे रह गए 32 घंटे। अगर आपने ये 32 घंटे इस्तेमाल कर लिए तो आपके दिमाग की बत्तियां रोशन हो जाएंगी और आप इस 32 घंटे में चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 3 का पहला सफ़ा, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, चैप्टर 4, ये सारी चीज़ें आप समेट लेंगे। तो तसल्ली से समेट के याद करके फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे कि फरवरी के महीने में मुझे इन चीज़ों पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक वक्त ये आएगा कि जब आप मंडे को शाम को 6 बजे ये सब कुछ करके फारिग हो जाएंगे तो आपके पास 10 बजे तक का टाइम होगा। फिर आपने हर सब्जेक्ट को एक एक 1.5 घंटा देना है, जिसमें आपने इन सब की फाइनल रिवीजन करनी है कि जैसे ट्यूसडे की सुबह आई कैप में पेपर है। द वे यू विल यूटिलाइज दिस टाइम, you will feel more relaxed। आप रिलैक्स होते चले जाएंगे, आप कहेंगे मेरी तैयारी तो होती चली जा रही है। हत्ता कि जब आप मंगल को क्लास में आके बैठेंगे तो आपसे चैप्टर 6 की, चैप्टर 1 की, चैप्टर 5 की, चैप्टर 3 की, चैप्टर किसी की भी कोई भी चीज़ पूछी जाएगी, आप कहेंगे ये तो हमें आती है, कुछ नया पूछना है तो पूछो, कुछ नया कराना है तो कराओ। अच्छा जी, यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी का खर्चा माइनस कर दें। लेस डिडक्शंस, so that's very nice. You will have effectively utilized your time, this precious time in your life. It's very rare कि ऐसा टाइम दोबारा आए। रिजल्ट देखने के लिए सिर्फ 1 मिनट आपको हम देते हैं, और बताएं। 1 मिनट रिजल्ट देखने के लिए होता है और आगे फिर 1 मिनट डिसीजन लेने के लिए होता है। डिसीजन तो आपको यही होगा इंशाल्लाह, ये पेपर कंटिन्यू करने हैं तो 1 मिनट पेपर रिजल्ट देखने के लिए, 1 मिनट डिसीजन लेने के लिए। ज़िंदगी का टफ से टफ डिसीजन भी 2 से 3 मिनट में लिया जाता है अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपके सामने सारे हों। हाँ, अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ही नहीं है कि आई कैप ने किस पेपर में कब छुट्टी की हुई है और ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले पेपर कैसे उठा सकते हैं, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ही आपके सामने नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं तो फिर आप हजरात जो है वो मुश्किल से मुश्किल डिसीजन भी 1 से 2 मिनट में ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट आप लोगों ने 10-11 बजे देख लेना है, जिस वक्त रिज़ल्ट आए उसके 2 घंटे बाद, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो कि रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा, क्योंकि रिज़ल्ट डाउनलोड ना हो रहा हो तो अपना दिमाग अपलोड होना शुरू हो जाता है। चलें जी, अब सवाल की तरफ आ जाएं वापस। और सवाल का फेस, बंदे का नाम मिस्टर नोमान। नुमान तो आप लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे खाला का बेटा है आपके। मिस्टर नोमान, इज्जत से नाम बोलें, नोमान साहब। टैक्स ईयर 2000 है किसी की खाला का बेटा नोमान? ये खुद ही नोमान है। कौन ये? टैक्स ईयर 2000। प्लीज आप लोगों ने इस मशवरे पे अमल करना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया है। 32 घंटे अगर आपने लगा लिए तो आपके दिमाग की बत्तियां रोशन हो जाएंगी और आपका फ्यूचर भी आपको रोशन नजर आएगा।
टैक्स ईयर 2021। चलें जी, इनकम फ्रॉम सैलरी बताएं वर्किंग वन से कितनी आई थी कल? 3358,000। आज बता दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम वर्किंग टू से कितनी आई है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 4 से कितनी आई है? 4,06,000। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल टैक्स रिजीम कितनी आई है वर्किंग 5 से? 50,000। टोटल इनकम बता दें खुदा के लिए। 4414,000। क्या इंटरेस्ट इनकम पे अलग से रेट रखना है 15% फाइनल वाला, या इस पे नॉर्मल रेट लगने हैं? अलग से रेट लगना है। डिविडेंड पर और इंटरेस्ट इनकम पर अलग से रेट लगता है 15%। तो इसको माइनस कर दें। क्यों माइनस कर रहा हूं मैं? मुझे क्यों निकाला? अलग से रेट लगना है। चल तुझे निकाला। ये कितना था? खुदा के लिए ज़कात को ले आओ। ज़कात सवाल में दी हुई है 2 लाख रुपया। 2 लाख 2 लाख 2 ले शाह 2 लाख। टैक्सेबल इनकम 3614। अच्छा जी, इस पे लगाएं आप हजरात 75%, 17%, 75%। तो जो जवाब आया उससे कंपेयर करें सैलरी से। तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। वैसे मेरी बात सुनी बबलू, सवाल की रिक्वायरमेंट में टैक्स मांगा नहीं हुआ उसने। सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने सिर्फ इनकम मांगी हुई है, लेकिन टैक्स हम बरकत के लिए निकाल रहे हैं। बरकत बैठा हुआ है क्लास में। टैक्स निकालें, टैक्स 435,000 प्लस 27.5% ऑफ 14,000। जवाब 449। आपने कैलकुलेशन किया करो। 4388 कौन बोला? 4388। अब आप दीवाना वार मस्ताना वार न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे चले जाएं और न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से पूछे बोल तुझे क्या क्या चाहिए। भाई आज आप टाइम पे आए हो, इसके पीछे कोई हिकमत? इलाका कौन सा है आपका? और वैसे कौन सा इलाका है आपका? और वैसे कौन सा इलाका है बड़ों का?
अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या कहता है। अभी तो क्या कहता, अभी तो क्या कहता, कहता है ज़कात आ गई तो टैक्सेबल इनकम निकाल लें, इसके बाद ग्रॉस टैक्स निकाल लिया। अब ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट ना है, चैरिटी वाला भी ना है, सिक्योरिटीज वाला टैक्स भी ना है, डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाला भी ना है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स निकालें। खदें जी, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, जिससे निकाला था मुझे क्यों निकाला, आजा फिर। फाइनल टैक्स रेजिम 6 लाख, बोले 6 लाख, जरा 15%, 6 लाख जरा 15% कितना आ रहा है, 90 लाख ज्यादा हो जाएगा, वो 6 लाख से भी ज्यादा है, 90,000। और मोहतरम वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था, टोटल टैक्स लायबिलिटी, द टोटल टैक्स लायबिलिटी या टोटल टैक्स लायबिलिटी। So it's a time for the total tax liability. Total tax liability. So what's this? Let me sleep. You people are not interested in calculating this figure. 5250. You people are very lucky to get these 32 hours, consecutive 32 hours in your life. You will effectively utilize each and every second of this 32 hours. You will even not touch mobile for these 32 hours. You will even not watch the mobile for 32 hours. After 32 hours plus that 4 hours from 6 to 10, then you will touch the mobile. बट उस टाइम आपको इतनी नींद आई होगी कि आप आराम से 10 बजे सो जाएंगे। 2 दिन की अनथक मेहनत आपको कहां ले जाएगी आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपकी सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती। 2 दिन की अनथक मेहनत आपको जहां तक ले जाएगी, फिर आप फरवरी में अपने आप को दुआएं देंगे, शीद यार तूने लुट मचा दी थी यार। भाईजान हर महीने 4 संडे आते हैं, इस दफा जो एक संडा आ रहा है वो साथ जो है वो मंडा भी ला रहा है, तो माशाल्लाह आप मुझे ही मजा, यू आर वेरी लकी पीपल, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, यू आर वेरी लकी। So with the 32 hours, consecutive 32 hours to study, so really lucky, I'm very happy। अच्छा माइनस कर दें, बिल्कुल आप इस तरह तैयार होके बैठे होंगे जैसे ये महीने में जो पड़ा हुआ है सब फारग, फारग से मुराद फारग नहीं, मतलब याद करके फारग। टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। बेटा मंगल को पेपर है, अम्मी लग तो मुझे कुछ ऐसे ही रहा है जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। मंगल, चलो ठीक है बेटा, फरवरी में तुम्हारा लोड थोड़ा कम हो जाएगा, दरवाजा बंद रखो, पढ़ो जाओ चुपे। टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा इसको ना माइनस कर दें, क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम वाला टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है। क्लास के बाद जो लोग कहते हैं ना आके मोटिवेट करते हैं थोड़ा, तो ये वाली रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, यही सुन लीजिएगा बाद में, ये यूट्यूब पे आज हम अपलोड करवा देंगे, तो इसको अलग से करके ना फिर दोबारा सुन लिया करें जब मोटिवेट होना हो। तो अजीब अजीब लोग आ गए हैं क्लास के बाद आके, सर मुझे ना ज़रा मोटिवेट कर दें मोटिवेट कर दें। मैं अजीब, यानी क्या मतलब, आज तक मैं कभी अपने टीचर के पास नहीं गया था, सर मुझे ज़रा मोटिवेट कर दें सर, तो थोड़ी मेहरबानी मोटिवेट कर दें। क्या मतलब मोटिवेट करते, खुद अंदर की मोटिवेशन मर गई है आप लोगों की, किसी के पास जाने
पेएबल टू गवर्नमेंट, हाँ जी, आज आके खोती बोर्ड थले 438850 मीन्स हम वहीं पहुंच गए ना जहां से चले थे, मतलब ये आपके कहने का। वेल आई वाज ट्राइंग टू से इट प्रोफेशनली। So guys, we are very happy, 32 hours हमें जिंदगी के जो मिल रहे हैं, we are very happy in this regard, we are very happy, we are getting 32 hours, no words to say thanks। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। 32 hours।